होगा। पहले यूनिट में आपका जो स्ट्रेटेजिक थॉट्स वाला टॉपिक है उसमें तीन थिंकर्स हैं। पहले तो हमारे क्लासमेट जी मैकियावेली हैं और कौटिल्य हैं। उसके अलावा तो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है। तो आज कोशिश करेंगे कि आपका ये वाला यूनिट कंप्लीट हो जाए, ताकि जो कल का समय मिलेगा हम पांचवें यूनिट का जो हमारा पॉइंट वो टॉपिक रह गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाला, वो भी काफ़ी बड़ा है, उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसको हम कोशिश करेंगे कल उसको कंप्लीट करा दें। ठीक है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ना सभी पर क्लियरली? यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो स्ट्रैटेजी थॉट्स जानने से पहले हमें ये पता कर मतलब ये जानना जरूरी होता है कि स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। और जनरली हमारे यहाँ विषय में जो है, जैसा कि अब आप सभी परिचित हैं कि डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज हमारे विषय का नाम है, कई जगह मिलिट्री साइंस भी कहा जाता है। तो अब जब इसका हम हिंदी में देखते हैं तो रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन, यानी कि यहाँ पे भी जो स्ट्रेटेजी शब्द है उसको भी एज इट इज उसको स्ट्रैटेजी ही लिखा जाता है, बताया जाता है। और कई जगह प्रयास होते भी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज या कुछ कॉलेजेस में उसको स्ट्रैटेजी के युद्ध नीति का अध्ययन लिखा जाता है, कहीं पे रणनीतिक अध्ययन लिखा जाता है, कहीं पे कूट योजनात्मक अध्ययन कहा जाता है। लेकिन जनरली जो है अभी इसको हिंदी में इंग्लिश में ही जो है स्ट्रैटेजी इसको बोला जा रहा है। अब हमारा पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि अब भारतवर्ष में जहाँ भी अपना रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन है उसका स्ट्रैटेजी एक अच्छा जो सबको सुटेबल करे, उसका कोई हिंदी का मतलब कि शब्द का प्रयोग उसके लिए हो तो और ज़्यादा सही रहेगा, ये उसके मतलब वो है। अब तो हम इसको जो है इसको स्ट्रैटेजी के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप अभी हम जानते हैं कि हमारे विषय में तीन पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला तो युद्ध होता है, दूसरा शांति और तीसरा सुरक्षा होता है। तो जो भी हमारा विषय इन्हीं तीनों मूल शब्दों से ही मतलब कि आसपास जुड़ा हुआ है, उसी के अंतर्गत उसकी वो हुई है। तो स्ट्रैटेजी में क्या है कि स्ट्रैटेजी को हम कभी कभी क्या कहते हैं, सामरिकी और स्ट्रैटेजी दोनों में एक तरीके से मतलब कि अंतर भेद करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी सामरिकी को स्ट्रैटेजी समझा जाता है, स्ट्रैटेजी को ही सामरिकी समझा जाता है। तो शुरू के 10-15 मिनट मेरा ये प्रयास है कि हम इसको थोड़ा सा और इसको मतलब गहनता से इसको जान लें कि हाँ स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, इसमें क्या विभिन्न परिभाषाएं क्या, इसको मतलब विद्वानों ने किस तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। तो मेरा ये पहला टॉपिक ये होगा। तो इसमें मुख्य रूप से देखते हैं कि युद्ध कला के तीन प्रमुख आयामों, जो कि स्ट्रैटेजी, सामरिकी और संभार तंत्र हैं। लॉजिस्टिक्स जो संभार तंत्र होता है, कि अवधारणा के चिंतन के इतिहास में यदि हम देखेंगे तो उसमें मुख्य रूप से स्पष्ट करेंगे कि अलग अलग स्ट्रैटेजिक विचारों या चिंतकों ने और सैन्य नेताओं ने खासतौर पर समसामयिक युद्ध कला से प्रभावित होकर ही अपने विचार जो हैं उसको व्यक्त किए हैं। 18वीं शताब्दी के समय यदि हम देखेंगे तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी और जो नेपोलियन की जो उस समय युद्ध जो नेपोलियन ने किया था, उसमें क्लासवेट ने उसको उसके दौरान जो है उस स्थिति को देखते हुए अपनी पुस्तक जो ऑन वार लिखा हुआ है उसमें उसने परिभाषित करने की कोशिश की थी स्ट्रेटेजी को, कि स्ट्रेटेजी इज आर्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ बैटल्स एज अ मीन्स टू गेन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लड़ाइयों का प्रयोग की कला ही जो है स्ट्रेटेजी है। और इसी उसके उसने जो तर्क संग रखने के बावजूद भी इसको मतलब इस परिभाषा को पूरी तरीके से जो है एक तरीके से कहें तो संकुचित माना जाता है, उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसमें जो है स्ट्रैटेजी के निर्धारण का जो दायित्व है वो राजनीतिक और राजनेताओं का कार्य है। और जबकि क्लासवेट की अवधारणा में यह दायित्व सैन्य नेतृत्व पर ही दिखाई देता है, क्योंकि वो कहता है कि युद्ध के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी कि यहाँ पे क्या है कि युद्ध के जो लक्ष्य होते हैं उसको कौन डिसाइड करता है, उसको सेना नायक ही डिसाइड करता है। और जो राजनीतिक लक्ष्य होते हैं, यानी कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति का हम युद्ध को इस्तेमाल या साधन के रूप में देखेंगे तो वो जो है राजनेता उसका प्रयोग करता है। तो उसमें और हम आगे अभी आपको क्लासवेट के बारे में बताएंगे तो उससे अधिकतर जो उसने जो युद्ध के बारे में अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताया, तो उसने जो है राजनेता को लेकर नहीं, हर जगह उसने अधिकतर मोस्टली जगह जो है उसने जो है सैन्य नेतृत्व के बारे में ही चर्चा की हुई है। इसी की परिभाषा के आधार पर मोल्टके जो है स्ट्रैटेजी को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक सेना नायक द्वारा उपलब्ध साधनों का क्रियात्मक प्रयोग स्ट्रैटेजी है। यानी कि
राजनीतिक नेतृत्व तथा सैनिक नेतृत्व के मध्य संबंधों को ये जो है थोड़ा सा दर्शाते हैं मोल्टके जी, और सैन्य नेतृत्व के उत्तरदायित्व को भी इसकी परिभाषा में, अपनी परिभाषा में निर्धारित करते हैं। और इनके अनुसार सैन्य नेतृत्व का यह दायित्व है कि वह युद्ध की योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सेना एवं साजो सामान का उचित एवं लाभप्रद स्थिति में प्रयोग करें। सैन्य नेतृत्व अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सैन्य शक्ति की मांग तो कर सकता है, परंतु वह उसके लिए राजनीतिक नेतृत्व पर दबाव नहीं डाल सकता। ये तो हम प्रेजेंट टाइम में भी देखते हैं, जो हमारे यहाँ भी जो मिलिट्री और सिविल रिलेशनशिप है वो इसी लगभग इसी तरह का है कि जो पॉलिसी मेकिंग जो डिसीजन होती है वो राजनेताओं का होता है, और खास तौर पर जो सेनाध्यक्ष वगैरह होते हैं वो जो है डिमांड करते हैं अपने हर अलग अलग, जैसे कि आर्मी हो गई, नेवल हो गया, उसके बाद एयरफोर्स हो गया, वो डिमांड करते हैं, लेकिन उस डिमांड की पूर्ति के लिए वो अपने राजनेताओं पे जो ऊपर जो पॉलिसी मेकर्स उन पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। दूसरी ओर राजनीतिक नेतृत्व का यह भी कर्तव्य है कि वह युद्ध नीति जो बनाए, उस नीति के अंतर्गत संपन्न होने वाली सैन्य मुहिम की स्ट्रैटेजी का भी भली भांति मूल्यांकन करे और लक्ष्य प्राप्ति हेतु जितनी सैन्य शक्ति साजो सामान की आवश्यकता है उसे सैन्य नेतृत्व को उपलब्ध कराए। तो ये जैसे कि बहुत ही क्लियरली इससे मैं मेंशन किया हुआ कि जो राजनीतिक नेतृत्व भी होगा वो ये सोचेगा कि यदि जो जिस वजह से वो युद्ध का सहारा ले रहा है, तो उस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो भी सेना नायक द्वारा या सेनाध्यक्ष द्वारा जो उससे डिमांड मांगी जा रही है, सैन्य बल की संख्या, जो भी चीजें उसको पॉसिबल लगे कि हाँ इससे हम युद्ध विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको उसका प्रोवाइड कराना भी उसका जो है कर्तव्य होता है। अब इसी संदर्भ में लिटिल हार्ट ने लिखा हुआ कि जब सरकार यानी कि राजनीतिक नेतृत्व सैन्य नेतृत्व के साथ अपने संसाधनों के संचालन में सहयोग नहीं करेगा, तो यह कार्य की प्रकृति का स्पष्ट संकेत होगा। यानी कि यहाँ पे है कि पॉलिटिकल जो नेतृत्व लीडरशिप है उसको अपने सैन्य नेतृत्व के साथ जो है आपसी में तालमेल बनाना बहुत ही आवश्यक है, तभी जो है वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर वहाँ पे वो जो है लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मार्शल मानेक शाह जी थे, उनका भी मैं रिसेंटली इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जब 1970 वाली जो युद्ध की बातचीत होने लगी, तो इंदिरा गांधी जी उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने उनको बुलाया और साथ ही साथ वहाँ रक्षा मंत्री और भी संबंधित विभाग के लोग उपस्थित थे। तो उन लोगों ने उनसे ये चर्चा की, उनका मतलब कि वो चाहती थी हमारे ऊपर जो शरणार्थियों का दबाव आ रहा है उसको उससे हटने के लिए, उसको संभावना के लिए उन्होंने बस यही कहा था कि जल्दी से जल्दी हमें जो है वहां पे आक्रमण करना चाहिए। तो मानिक शाह ने उनसे क्लियरली कह दिया था कि ये जो अभी चूंकि उस समय में जून जुलाई का समय चल रहा था, उन्होंने कहा कि अभी बरसात का सीजन आने वाला है और इस समय जो है हमारा जो हम यदि युद्ध करेंगे तो उसमें हमें युद्ध में हम सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सब बाढ़ ग्रस्त इलाके होते हैं बारिश की वजह से। तो हमारे जो भी युद्ध होगा तो उसमें हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने ये लास्ट में अंतिम ये कहा भी, सेंटेंस भी कहा था, यदि आप चाहती हैं कि मैं युद्ध लड़ूं तो मैं आपके 100% गारंटी दे सकता हूँ कि यदि युद्ध होगा हमारा पूर्वी पाकिस्तान का अगेंस्ट, तो हम वो युद्ध हार जाएंगे। तो फिर उन्होंने इस पे उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने मतलब विचार किया, उस पर फिर उनको कहा कि आप अपने समय के हिसाब से जो आपको सुटेबल टाइम लगे उसी समय आप जो है यहाँ पे युद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि युद्ध में जो राजनीतिक नेतृत्व होता है और उसके साथ ही साथ जो उसके जो मिलिट्री लीडरशिप होती है, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ही आवश्यक होता है। जो रिक्वायरमेंट मिलिट्री लीडरशिप को चाहिए होती, तो वो अपनी बातें रखे और वो जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो सरकार गवर्नमेंट भी उसकी बातें उस तरीके से सुन सकें। तो यही आगे आते हैं। स्ट्रैटेजी का लक्ष्य शत्रु की सैन्य शक्ति को उखाड़ फेंकने से ही नहीं, जबकि केवल इसका मतलब यही नहीं कि स्ट्रैटेजी का जो उद्देश्य होता है केवल यही नहीं है कि वो आपकी जो सैन्य जो आपकी उद्देश्य उसको पूरा करे, उसके साथ ही साथ जो आपकी राजनीतिक उद्देश्य उसका पूरा करना भी उसका जो है स्ट्रैटेजी का अंग होता है। तभी ये जो सामरिक और स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा अंतर होता है। सामरिकी का मतलब ये कि आप किस तरीके से युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में आपके जो संसाधन है, आपकी जो सेना है उसको डिप्लॉय करते हैं, और उससे जो आपकी सामरिकी जो उद्देश्य है या सैनिक जो उद्देश्य हैं उसको आप उसको पूरा कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी का इससे जो है चीजें और ज्यादा बढ़ जाता है।
इसी संदर्भ में लिटिल हार्ट ने भी अपनी पुस्तक जो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी अप्रोच उसमें लिखा था कि शत्रु को व्यर्थ आक्रमण के लिए प्रेरित कर उसकी सेना को बड़ी मात्रा में व्यापक क्षेत्र में फैलाने के लिए बाध्य करके एवं उसकी संचार एवं आपूर्ति अवस्था पर स्थानीय आक्रमण द्वारा उसकी सेना के विनाश की तुलना में उसकी शक्ति को अधिक क्षति पहुंचाई जा सकती है, और ये जो संपूर्ण कार्य होगा अपनी न्यूनतम नैतिक और भौतिक शक्ति को व्यय करके प्राप्त किया जा सकता है। जाने की संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मोल्टके ने एक सेना नायक की सक्रिय युद्ध क्षेत्र में अपनी स्ट्रैटेजी के कार्यान्वयन में स्वतंत्रता को स्ट्रैटेजी के रूप में परिभाषित किया था, जबकि लिटिल हार्ट के अनुसार समानता युद्ध जो है लक्ष्य की युद्ध नीति हेतु सीमित लक्ष्य की स्ट्रैटेजी लागू की जाती है और नियंत्रण लक्ष्य की स्ट्रैटेजी का निर्धारण सरकार को स्वीकृति करने पर ही लागू की जाती है। थोड़ा सा एक मिनट होल्ड कीजिएगा, डिस्टर्ब हो गया था। इसी तरह फ्रांसीसी जो सैनिक चिंतक आंद्रे ब्यूफ्रे थे, उन्होंने इसको जो है परिभाषित करते हुए उन्होंने दोनों के जो क्लासमेट हैं और लिटिल हार्ट दोनों की आलोचना एक तरीके से करते हुए उसमें कहा कि इन दोनों की परिभाषा में किसी तरह की कोई विशेष अंतर नहीं है। और रेमंड एरॉन ने अपनी पुस्तक में इसी परिभाषा को सामने बताते हुए कहा कि ये जो परिभाषाएं जो है संकुचित है तथा इसका जो है केवल सैन्य शक्ति से ही सैन्य शक्ति को ही दोनों परिभाषाएं जो है चाहे वो क्लासमेट की हो चाहे उनकी हो, वो दोनों केवल सैन्य शक्ति या सैन्य नेतृत्व के बहुत ज्यादा वो कर रही हैं। आंड्रे ब्यूफ्रे के अनुसार स्ट्रैटेजी बल प्रयोग की एक कला है क्योंकि यह नीति द्वारा निर्धारित साध्य को प्राप्त करने की दिशा में सबसे प्रभावशाली योगदान करती है। यह परिभाषा समस्त युद्ध कला को अपने दायरे में समेट लेती क्योंकि युद्ध कला स्ट्रैटेजी, सामरिक और संभार तंत्र तीनों भागों में विभक्त होती है। आंद्रे ब्यूफ्रे ने स्ट्रैटेजी को 3 प्रकार का बताया। पहला संपूर्ण स्ट्रैटेजी जिसे हम टोटल स्ट्रैटेजी कहते हैं, दूसरा समग्र स्ट्रैटेजी जिसे ओवरऑल स्ट्रैटेजी कहते हैं, और तीसरा अंतिम संक्रियात्मक स्ट्रैटेजी जिसे ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी के रूप को कहा जाता है। जिस प्रकार स्ट्रैटेजी का व्यवहारिक प्रयोग सामरिकी है, उसी प्रकार स्ट्रैटेजी के व्यवहारिक रूप में ग्रैंड स्ट्रैटेजी या महान स्ट्रैटेजी का एक अंग होता है जो सरकार या राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में होती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो मतलब कि जो स्ट्रैटेजी होती है वो सामरिकी का ही प्रयोग होता है, यानी कि स्ट्रैटेजी के अंतर्गत ही सामरिकी का प्रयोग किया जाता है। और ये दोनों चीजें जब किसी भी राजनीति या फिर लीडरशिप की या फिर गवर्नमेंट की, सरकार की जो है ग्रैंड स्ट्रेटजी के अंतर्गत ही आता है। और इसकी ब्यूफ्रे ने इसी को ग्रैंड स्ट्रेटजी को टोटल स्ट्रेटजी का नाम दिया है, तथा अमेरिकन में कुछ थिंकर्स थे जिसने उन्होंने उसको जो है नेशनल स्ट्रेटजी का नाम दिया है। लिटिल हार्ट ने इसी में आगे लिखा है कि महान स्ट्रेटजी का कार्य मूलभूत नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्य और युद्ध के राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक राष्ट्र के समस्त संसाधनों का संचरण एवं संचालन करना होता है। इस प्रकार यदि स्ट्रैटेजी एक जनरल की कला है तो महान स्ट्रैटेजी एक राजनीतिक की कला है। तो यहाँ पे एक तरीके से हम देखते हैं कि दो अलग अलग उसमें जो है ये डिवाइड हो जाता है, जिसमें ग्रैंड स्ट्रेटजी को पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप की स्ट्रेटजी कहा जाता है, और स्ट्रेटजी को सेना नायक या फिर मिलिट्री लीडरशिप की स्ट्रेटजी की बात कही जाती है। इसमें देखिए, इसमें यदि पूछें कि दोनों के उसमें लक्ष्य में क्या अंतर होगा, तो स्ट्रैटेजी का लक्ष्य जो है वो युद्ध में विजय प्राप्ति से है, तो महान स्ट्रैटेजी का लक्ष्य जो है वो शांति की स्थापना करना है। लिटिल हार्ट इसी के विषय में आगे लिखते हैं कि स्ट्रैटेजी का क्षितिज युद्ध द्वारा बंधा हुआ है, जबकि महान स्ट्रैटेजी युद्धों से परे होने वाली शांति स्थापना तक से जुड़ी होती है। महान स्ट्रैटेजी का पालन करने के लिए एक व्यक्ति को स्ट्रैटेजी निर्माता की तुलना में एक नेता और दार्शनिक दोनों होना अधिक आवश्यक है। यानी कि यहाँ पे वही ग्रैंड स्ट्रैटेजी के बारे में उन्होंने बताया है कि ये जो है
इसमें शांति की स्थापना से लेकर युद्ध की समाप्ति के बाद जो आपके लक्ष्य है उसको प्राप्ति के बाद भविष्य में भी जो शांति स्थापना की जो तैयारियां होती हैं वो सारी चीजें ग्रैंड स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कि जो राजनेता या फिर जो व्यक्ति होता है उसको जो है एक तरीके से लीडरशिप क्वालिटी के साथ ही साथ उसको दार्शनिक भी होना आवश्यक है, जिससे कि वो भविष्य में भी शांति स्थापना के प्रयासों को या जो कार्यों को उसको संचालित कर सके। इसका थोड़ा सा हम दोनों में स्ट्रैटेजी ग्रैंड स्ट्रैटेजी के अंतर को मतलब कुछ सेंटेंस के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। ये पहला है, जैसे स्ट्रैटेजी एक सेना नायक की कला है, तो महान स्ट्रैटेजी एक राजनीतिज्ञ की कला है। स्ट्रैटेजी महान स्ट्रैटेजी का ही एक भाग होती है। अगला है, स्ट्रैटेजी को पूरा करने का साधन जो है वो सेना है, जबकि महान स्ट्रैटेजी में आर्थिक, वित्तीय, कूटनीतिक, वाणिज्यिक तथा भौतिक एवं सामाजिक सभी साधनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला, स्ट्रैटेजी युद्ध में विजय शक्ति से संबंधित होती है, जबकि महान स्ट्रैटेजी भौतिक और नैतिक दोनों विजय प्राप्ति से संबंधित होती हैं। स्ट्रैटेजी एक सीमित अवधारणा है जिसका लक्ष्य युद्ध नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सैन्य साधनों को वितरण एवं प्रयोग करना होता है, जबकि महान स्ट्रैटेजी एक विस्तृत एवं व्यापक अवधारणा है जिसका लक्ष्य युद्ध के राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए देश के समस्त संसाधनों का संवरण एवं निर्देशित करना होता है। अंतिम देखें पॉइंट, स्ट्रैटेजी युद्ध समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है, जबकि महान स्ट्रैटेजी भविष्य में शांति की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए युद्ध के पश्चात भी चलती रहती है। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स में मतलब कि यही है जो अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे स्ट्रैटेजी की और सामरिकी के बीच में। तो यहाँ पे सामरिकी से हट के जो है जो हम कहते हैं कि उसमें डिप्लॉय करना, युद्ध क्षेत्र में सेनाओं का डिप्लॉयमेंट करना, वो सामरिकी के अंतर्गत आता है। और जो उसके उद्देश्य होते हैं, उस युद्ध के जो उद्देश्य होते हैं सेना नायक के द्वारा, वो स्ट्रैटेजी के अंतर्गत अब हम देखने को मिल रहा है। और जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी होती है वो ग्रैंड स्ट्रैटेजी वो राजनीतिज्ञों द्वारा या पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा वो निर्धारित की जाती है, जो कि युद्ध के पश्चात भी आगे चलती रहती है। अब यहाँ पे सामरिकों को समझने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को जान लेते हैं, जैसे कि क्लासवुड के द्वारा लड़ाई में सैन्य शक्ति के प्रयोग के सिद्धांत को सामरिकी या समरतंत्र कहते हैं, जिसमें युद्ध के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लड़ाइयों के प्रयोग सिद्धांत को स्ट्रैटेजी कहा जाता है। हेंडरसन के अनुसार स्ट्रैटेजी शत्रु को युद्ध में लाने की कला है, जबकि सामरिकी वे विधियां होती हैं जिनके द्वारा एक सेनानायक युद्ध में शामिल होने के उपरांत शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। फ्रांसीसी विचारक आंद्रे ब्यूट्रे का भी विचार यही है कि स्ट्रैटेजी की विधि है जिसके द्वारा शक्ति की नीति को लागू किया जाता है, तथा सामरिकी वह विधि है जिसके द्वारा स्ट्रैटेजी को लागू किया जाता है। अतः स्ट्रैटेजी यह आधार है जिस पर समर्थन के सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है। यानी कि जो उसके उद्देश्य होते हैं, स्ट्रैटेजी के जो उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति सैन्य तंत्र के द्वारा, सेना के द्वारा यदि जिस विधियों के द्वारा किया जाता है उन विधियों को ही सामरिकी कहा जाता है। अब स्ट्रैटेजी का संबंध युद्ध के नियोजन यानी कि उसकी तैयारी, युद्ध की तैयारी एवं युद्ध को शुरू करने से होता है। यदि संक्षेप में कह सकें कि किसी सैन्य मुहिम की रूपरेखा बनाना हो तो उस मुहिम के संचालन हेतु जो सैन्य निर्देश करने की कला हो वो स्ट्रैटेजी में आ जाएगी। तो यह समरतंत्र से अलग माना जाएगा, जो कि युद्ध में सेनाओं के संचालन की ही कला है। स्ट्रैटेजी समरतंत्र से ठीक उसी प्रकार अलग है जिस प्रकार भी किसी विचारक ने मतलब कि दिया, तो कोट किया हुआ कि स्ट्रैटेजी जो है वो समरतंत्र से उसी प्रकार से अलग है जिस प्रकार किसी ऑर्केस्ट्रा में उपस्थित होने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, यानी कि वो सभी जो उसी के अंतर्गत ही निहित होते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक स्ट्रैटेजी शत्रु को आश्चर्यचकित करने और युद्ध की चालों द्वारा निर्धारित होती थी, जिसके द्वारा एक सेनापति शत्रु को धोखा देने और विजय प्राप्त करने का प्रयास करता था।
कुछ ऐसी चीजें हैं, अब जैसे कि अभी स्ट्रैटेजी, जैसे अभी हमने पिछले परिभाषाएं पढ़ी भी हैं कि उसको केवल स्ट्रैटेजी को केवल आप वो सैन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीमित नहीं कर सकते हैं। उसके अंतर्गत आपकी जो है आर्थिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्थिति, मनोबल, राजनीतिक और तकनीकी सारी चीजों का ध्यान जो है कि स्ट्रैटेजी में आ जाता है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बताइए। सर जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं और जी क्लाउजविट्स का जब हम स्ट्रैटेजिक थॉट पढ़ते हैं जी। तो उसमें उन्होंने मीन्स एंड एंड्स की बात की है। हम्म तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मीन्स हैं दे आर नहीं, जो एंड्स हैं वो तो पॉलिटिकल गोल्स हो गए। हम्म 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 जो हम्म जो जो ये पर्टिकुलर पोर्शन है मीन्स का, हम्म तो इट यूजेस मिलिट्री और फोर्स, उनका हम्म डिप्लॉयमेंट। तो हम्म सर ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है मीन्स का, हम्म यही समरतंत्र है या फिर इसमें कुछ हम और एडिशनली बताते हैं कि मीन्स सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या पॉलिटिकल गोल को अचीव करने का एक पार्ट है? इसमें देखिए, क्लासविट का जहाँ तक आपने चर्चा की, तो क्लासविट के साथ ये है ना कि जब भी आप उनकी पुस्तक जो पढ़ेंगे, ऑन बार पढ़ेंगे, उनसे संबंधित जो भी चीजें आप उसको यदि गहराई से जानेंगे, तो बहुत ही कम ऐसी जगह होगी जहाँ पे आपको शांति शब्द का प्रयोग मिलेगा। हम्म, अभी जैसे कि हमने अभी बताया ना कि स्ट्रैटेजी है, जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, उसका उद्देश्य केवल युद्ध पे, युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करना नहीं है, बल्कि युद्ध के बाद जो शांति स्थापना है और किस तरीके से शांति बनाए रखें, उनके उद्देश्यों को भी वो ग्रैंड स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आ जाता है। और क्लासमेट को भी मैं आगे पढ़ाने वाला भी हूँ, तो उसमें क्लासमेट में जो कहा था, उन्होंने कहा था कि वो शांति की चर्चा बाद में करते हैं, पहले वो जो भी अपने राजनीतिक उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जितने भी संसाधन जो भी किसी उसके पास है, किसी स्टेट के पास है, वो ये कहते हैं कि आप उन संसाधनों का पूरा प्रयोग करके और केवल अपने उनका तो ये कहना था कि जो आपके जो सैन्य उद्देश्य होंगे, जो मिलिट्री उद्देश्य भी होंगे, वो जो शत्रु को पूरी तरीके से शस्त्रविहीन कर देना। केवल उस पर्टिकुलर युद्ध में विजय प्राप्त करना नहीं था उनका ये उद्देश्य, ये उनका ये कहना था कि जो युद्ध होगा तो उसमें जो शत्रु जो होंगे आपको, उसको पूरी तरीके से शस्त्र विहीन कर देना। और हम, आप जानते भी हैं, आप पढ़े भी होंगे, वो पूरी तरीके से टोटल वॉर की तरह वो करते थे। और उसमें साथ ही साथ ये भी था कि वो अभी हम, मैं भी रिसेंटली अभी मतलब कुछ चीज़ें, कुछ थीसिस वगैरह भी रिसेंटली उस पर क्लासबुक पे पब्लिश हुई हैं, और उसमें कुछ जैसे कि ये पूछा, उसमें कई एक दो थीसिस हैं जो जिसका ये था कि मॉडर्न टाइम्स में जो वॉरफेयर है वो क्लासविट से किस तरीके से क्लासविट की युद्ध कला जो क्या वो उससे रेलिवेंट है कि नहीं है। तो उसमें मैं yes, देख रहा था, तो वो क्लासविट ने क्या किया कि वो जो है अग्रेसिव या फिर आक्रमण वाली युद्ध कला को ज्यादा फेवर नहीं करते थे। उनको लगता था ये जो है इसमें काफी ज्यादा दिक्कत है, आपको क्या है वो सबसे आसान जो होता है वो सुरक्षा करना, कि आपने जो एरियाज जो आपके अंडर में है उनको सुरक्षित करने का जो है वो काफी वो कार्य आसान होता है। तो जैसे नेपोलियन वगैरह जो थे दूसरे देशों में आक्रमण करते थे, वो आक्रमणकारी नीति अपनाते थे। तो क्लासमेट का मानना ये था कि आक्रमणकारी नीति हमेशा सफल होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो सुरक्षात्मक जो युद्ध नीति होती है उसमें आप अच्छे तरीके से जो अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो, दुश्मनों को उसमें से आप जो है वो कर सकते हैं। सर तो एक और चीज है। हाँ बताइए। सर जब हम स्ट्रैटेजी को तोड़ते हैं या फिर हम्म इसके कंपोनेंट्स को हम देखते हैं, तो इसमें जी हमें ये पता चलता है कि इसमें इट इज बेसिकली मेड फॉर टू अचीव पॉलिटिकल गोल्स बाय हम्म। मिलिट्री मींस। बाय तो मिलिट्री मीन्स सर जी। यस सर, तो जब मिलिट्री की, जब अब ये पर्टिकुलर पोर्शन आ रहा है मिलिट्री मींस, सर हम्म मिलिट्री विदाउट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज इररेलेवेंट। हम्म तो क्लाउज़विट्ज़ के टाइम से लेके जो प्रेजेंट हम्म टाइम है, हम्म वहां तक सर स्ट्रैटेजी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हम्म उसमें अगर मेरा सिर्फ इतना पूछना है सर कि हम्म अर्लियर टेक्नोलॉजी वाज ओनली यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग देयर एनिमीज। हम्म मतलब वो उतनी ज्यादा, मतलब अगर हम स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हम्म सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम नहीं करती थी। हम्म बट नाउ डेज वी हैव साइबर स्ट्रैटेजी और क्वांटम स्ट्रैटेजी, कई सारी हमारे पास स्ट्रैटेजीज आ चुकी हैं। तो हम्म उस टाइम की स्ट्रैटेजी में और प्रेजेंट टाइम की स्ट्रैटेजी में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हम्म। इसमें कितना डिफरेंस आया है? और अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो हम किस तरीके से इसको डिफाइन करें?
नहीं तो ये जो अभी जो प्रेजेंट टाइम के जो जितने मतलब इस तरीके से जब हमें किसी को डिफाइन करना हो तो हम उसको कैसे रिलेट करेंगे प्रेजेंट टाइम के जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, यस सर। जो जैसे ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, उन सब में जो स्ट्राइक्स जो मतलब प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है, जैसे आपने साइबर सिक्योरिटी की बात की, तो उसमें तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि प्रेजेंट टाइम में जो जब से 1945 के बाद जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो अटैक हुआ जापान में, तो उसके बाद अनेक देशों ने जो उस समय के शक्तिशाली देश थे उन्होंने उसको न्यूक्लियर को टेस्ट किया, फिर उसके बाद न्यूक्लियर कंट्रीज हो गए। तो तब तो ये उस समय लगा ना कि हाँ, अब चूंकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो चुका है, अब जो भी भविष्य में जो युद्ध होंगे वो यदि न्यूक्लियर पावर्ड जो कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर क्षमता है उनसे वो युद्ध होंगे, तो पूरी तरीके से टोटल वॉर या फिर संपूर्ण युद्ध होंगे। और जो दोनों देशों जैसे यूएस और जो सोवियत संघ में हम लोग देखा है कोल्ड वॉर का जो पीरियड था, इतने ज्यादा उन्होंने हथियारों को बना लिया, रख लिया, तो उनको मतलब कि उनको जो डिलीवरी करने के जो साधन थे उतने ज्यादा डेवलप कर लिए, इंटर बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह डेवलप कर ली कि कहा भी जाता है कि कई बार होता है एक दूसरे को इतना इतने उनके पास हो गए थे, हथियार हो गए थे, क्षमता हो गई थी, जिससे वो एक दूसरे को ही काफी बार एक ही बार में पूरी तरीके से नष्ट कर सकते थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसमें हमने क्या देखा कि डेटा का पीरियड मतलब डेटा का पीरियड आया, तो उसमें धीरे धीरे उनको समझ हो गया कि हम इसको इस तरीके से जो है सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो उसमें फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जो स्टार्ट और सॉल्ट ऐसे संधियां हुई जिसमें कि उन्होंने जो स्टेब्लिश्ड जो उनके पास हथियार थे उनकी कमी के निशस्त्रीकरण के द्वारा, आर्म्स कंट्रोल के द्वारा उनमें कंट्रोल लाने का प्रयास किया। और ऐसा भी नहीं, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन शक्ति होने के बावजूद जो है वो युद्ध हुए, और उस युद्ध में दोनों देशों ने मतलब क्योंकि संघर्ष तो तब से होते रहे हैं, और दोनों के जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो भी उसमें भी संघर्ष होते रहे हैं। जब भारत का एग्जांपल लें तो इंडिया का जो है, इंडिया और पाकिस्तान के साथ भी दोनों न्यूक्लियर इस समय प्रेजेंट टाइम में न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, लेकिन जब 1919 में ही जो हमारा जो कारगिल संघर्ष हुआ था तो वो बहुत ही लिमिटेड हो गया था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो आपकी कहीं से खत्म होने वाली नहीं, वो तो हमेशा रहेंगे ही, ठीक है। तो यदि कोई नेशंस होता है वो यदि जब युद्ध की तैयारी करता है, जब ये सोचेगा कि हाँ, मुझे युद्ध लड़ना है, तो साथ ही साथ उसको ये भी डिसाइड कर लेते हैं हम इसको किस लेवल पे लड़ सकते हैं, यानी किस इसको किस स्टेज पे जाके हम इसको किस स्टेज तक इसको लड़ना है, ठीक है। तो अभी जो वो जैसे नो फर्स्ट यूज का आप देखा होंगे डॉक्ट्रिन आया है, स्ट्रेटजी, ये सारी स्ट्रेटजी डॉक्ट्रिन आई है, जो नो फर्स्ट यूज की जो स्ट्रेटजी है, या जैसे यस टोटल वॉर हो, लिमिटेड वॉर हो, ये सारी स्ट्रेटजी के अंतर ये आई हुई है। तो इसमें ये है, यही इसलिए किया गया है कि नो फर्स्ट यूज का आप ही बताइए, नो फर्स्ट यूज की जो स्ट्रेटजी कोई कंट्रीज मतलब फॉलो करता है तो उसका रीजन क्या है? सर, वो पहले किसी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करना चाहे, और हम्म। वो चाहेगा कि पीस मेंटेन होकर रहे। हाँ, पीस मेंटेन हो सके, क्योंकि उसको पता है कि उसके कॉन्फ्लिक्ट तो दोनों कंट्रीज के पास, ए और बी दोनों के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है। उन दोनों को पता है कि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो हो सकता है संघर्ष भी हो, मतलब हिंसा भी हो, लड़ाई झगड़े भी हो। तो उसमें वो इसीलिए बताया हुआ है कि हम जो है नो फर्स्ट यूज यानी पहले इसका इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इससे जो है एस्केलेट हो जाएगा, जो युद्ध होगा, जो संघर्ष होगा, वो एक हद से सीमा से पार हो जाएगा। वो जब पार हो गया तो उसमें हमारे जितने भी संसाधन होंगे, या हम कैपेबल हों चाहे ना हो, तो फिर उसको हम उस यदि कैपेबल नहीं है तो उसको कोशिश करेंगे कि हम वहां तक उसको लेके जाएं, ठीक है। या फिर हमारे पास ये पास वैसे सेकंड स्ट्राइक की होनी भी चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए। मान लीजिए हमने फर्स्ट यूज नहीं किया न्यूक्लियर वेपन्स का और सामने वाले ने पार्टी ने कर दिया, तो क्या हमारे पास उतनी क्षमता होगी कि हम उससे उबर जाएं, उसके उबरने के बाद फिर हम उसको दूसरा मतलब हिट करें, ताकि उसको इस बात का डर लगे कि यदि मान लीजिए भारत या जो दूसरा देश है वो यदि पहले यूज नहीं कर रहा है तो क्या उसके पास इतनी क्षमता है या मेरे पास इतनी क्षमता है कि हम पहले स्ट्राइक से उसको जो अपनी जो भी स्ट्रेटजी या टैक्टिकल जो हमारे उद्देश्य है, सैन्य उद्देश्य, हम उसको पूरा कर सकें, ठीक है। क्लासमेट ने भी यही कहा कि क्लासमेट ने कहा कि आपको यदि शत्रु को पूरा निशस्त्र मतलब निरस्त उसको पूरी तरीके से उसके हथियारों को या शस्त्रों को खत्म करना है, तो आपके पास भी जो यदि किसी राज्य या फिर किसी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनके पास जितने भी साधन है अपने राष्ट्र के, उन सारे संसाधन को लगा कर ही जो है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए, सर, ठीक। सर 5 मिनट बचे हैं, उसके बाद हमें सर फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, ठीक है लिमिट है ठीक है। टाइम की। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, मैं कर लूँ उसको। ठीक है सर।
क्लासबिट के बारे में अब आते हैं। ये तो हमारे स्ट्रैटेजी हो गया, और मैं चाहूंगा कि आप लोग कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कुछ ऐसा बना लें, ठीक है। और उसमें चूंकि मैं चाहता हूँ कि जो नोट्स हमारे पास हैं वो हम आपसे शेयर कर लें, ताकि आप उसको देख सकें और उसको आप जो अपने पढ़ने के लिए भी आप ले सकते हैं। सर आप चैट बॉक्स में नंबर दे दीजिएगा, मैं ऐसे उसको कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ ठीक है, आप व्हाट्सएप नंबर मैं नोट कर देता हूँ। हाँ, तो क्रॉसबिट के बारे में आते हैं। क्रॉसबिट के बारे में आप सभी जानते हैं कि 19वीं शताब्दी और 19 शताब्दी के लास्ट में, और सॉरी 18वीं शताब्दी 19 शताब्दी के बीच के पीरियड के ये क्लासबिट हैं, जो नेपोलियन के युद्ध समय कई बार इन्होंने नेपोलियन के साथ युद्ध भी लड़ा है। तो इनके जो विचार हैं उस पर भी उस समय के समकालीन जो वहाँ की चीज़ें थी उस पर उनका बहुत ही ज़्यादा वो प्रभावित हुए हैं। इन्होंने अपनी किताब जो ओनवार है उस पे जो है युद्ध के स्वरूप का, उसके सिद्धांतों का, और जो सुरक्षात्मक एवं आक्रामक युद्ध की कार्यवाही है इसका विशेष रूप से उल्लेख किया हुआ है। और फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन का वह समय था, जो युग था जब युद्ध में पूरे यूरोप में हिंसात्मक रूप प्रविष्ट हुआ था। हिंसा के बहुत ही ज्यादा किया, जिसमें संपूर्ण समाज और पूरे क्षेत्रीय संतुलन को जो है अस्त व्यस्त कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व यूरोप में युद्ध का संचालन जो है निरंकुश राजाओं द्वारा होता था। उस समय सैनिक जो होते थे वो व्यावसायिक होते थे। उनकी संख्या हालांकि कम होती थी, परंतु उनका प्रशिक्षण जो था वो काफी अच्छा होता था। क्लासबिट की जो युद्ध के संबंधी अवधारणा थे, उसमें मुख्य रूप से उसने संपूर्ण युद्ध की वकालत, या फिर हम कहें कि एब्सोल्यूट वॉर का उसने उसके बारे में ज्यादा उसने फोकस किया। जैसे कि उसने जो है युद्ध को मुख्य दो पैमानों पर किया है, जिसमें शत्रु से अपनी इच्छा की पूर्ति कराना ही सैन्य बल का लक्ष्य होना चाहिए। ये क्लासबिट कहता है कि रक्तपात के बिना युद्ध संभव नहीं है। मतलब जैसे सुनजू कहते हैं ना कि आप, सुनजू का ये मानना था कि हम बिना युद्ध लड़े ही अपनी जो है राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर लें, तो इससे अच्छा कुछ और नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे उसके अगेंस्ट जो है वो क्लासबिट का ये मानना था कि जो युद्ध की जो आपकी जो युद्ध की जो उद्देश्य है उसको केवल और केवल रक्तपात के द्वारा ही, हिंसा के रूप से ही उसको पूरी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। वो ये भी कहता है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो शत्रु को शस्त्रविहीन कर देना, और उसकी शक्ति और हिंसा का प्रयोग भी उसका उसके द्वारा ही उसे लक्ष्य को कर देता है। जिसमें तीन मुख्य फैक्टर सामने आते हैं। पहला तो उद्देश्य। सेनानायक का या राजनेता का मुख्य उद्देश्य क्या था? शत्रु पर अपनी इच्छा को थोपना। साधन, शक्ति या हिंसा, वो भी पूरी तरीके से सैन्य बल के माध्यम से। और सैनिक लक्ष्य जो था शत्रु को शस्त्रविहीन कर देना। क्लासबिट के समय के जैसे कि नेपोलियन वगैरह रहे, तो उनका जो उद्देश्य होता था, टैक्टिकल जो उद्देश्य हम कहेंगे, सामरिक उद्देश्य होता था, उनका मुख्य उद्देश्य होता था कि जो शत्रु सेनाओं को फैला देना, तितर बितर कर देना। और उसके अपोजिट जो क्लासबिट का मानना था कि उनके जो है शत्रुओं को अपनी ऐसी रणनीति को अपनाकर उनको जो है किसी एक केंद्र में लाते हैं, और केंद्र में लाने के बाद फिर उसमें प्रहार करें, तो उससे ज्यादा जो है शत्रु को नुकसान पहुंचता है। उसके अनुसार मैंने पहले बता दी, शस्त्र विहीन करके उस पर नियंत्रण करने के लिए भारी रक्तपात के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है क्लासबिट के द्वारा। और जो उसने हिंसा में कहा है कि किसी भी सेना नायक को हिंसा में पूरी तरीके से जो है उसको उसमें उतर जाना चाहिए, और जो भी उसके पास साधन संसाधन है उसका पूरा प्रयोग जो है उसके लिए कर देना ही जरूरी है। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ अभी, मैं 1 मिनट का आप भी समय ले लीजिए उसका। हाँ, ये इसको सर जो फिर है हम रिजॉइन। रिज्वाइन करते हैं सर। ठीक 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 ठीक, मैं लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है सर।